तो आज स्टार्ट करते हैं हिप्पो सिग्नलिंग पाथवे। ठीक है, इसका जो दूसरा नाम है वो देखो सैल्वाडोर, वॉर्ट्स, हिप्पो, इसको इतना सारा नाम से जानते हैं। एक्चुअली ये सब जो आप देख रहे हो, सैल्वाडोर हो गया, वॉर्ट्स हो गया, ये सब एक काइनेज है। ठीक है, जो इस पाथवे में आप देखोगे आगे ये सब पार्टिसिपेट करेंगे, तो उसी के नाम पे इसका नाम सैल्वाडोर वॉर्ट्स पाथवे भी है, SWH पाथवे। और हिप्पो, ठीक है, हिप्पो नाम क्यों पड़ा? तो होता ये है कि जब ये पाथवे स्टार्ट होता है तो ऑब्वियसली आपने देखा होगा कि कोई भी सिग्नलिंग पाथवे होता है अल्टीमेटली कहाँ जाके रुकता है? जीन एक्सप्रेशन पे। ठीक है, या तो कोई जीन का एक्सप्रेशन इनहिबिट होगा या फिर एक्सप्रेस होगा। ठीक है, तो इस पाथवे में आप देखोगे कि इसका मोटिव क्या है कि जीन को एक्सप्रेस कराना और अल्टीमेटली उसका रिजल्ट क्या होगा? सेल डिवीजन को रोकना। ठीक है, सेल डिवीजन को रोकना। तो अगर इस पाथवे में कहीं गड़बड़ी हो गई तो सेल डिवीजन क्या होगा? अनकंट्रोल्ड हो जाएगा, सेल प्रोलिफरेट होने लग जाएगा और कैंसर लाइक सिचुएशन बन जाएगा। तो सबसे पहले जो है ड्रोसोफिला में देखा गया कि जब इस पाथवे में कोई एनोमली आई तो क्या हुआ कि सेल डिवाइड होता चला गया और ड्रोसोफिला का जो साइज है वो काफी ज्यादा एनॉर्मस हो गया, सेल डिवीजन अनकंट्रोल होने की वजह से। जस्ट लाइक उसका जो साइज है बड़ा हो गया हिप्पोपोटामस के जैसा। ठीक है, तो उसी पे इसका नाम रख दिया गया क्या? हिप्पो सिग्नलिंग पाथवे। और इसके अंदर एक काइनेज भी आता है, इस पाथवे में आप देखोगे मिडवे में एक काइनेज भी पार्टिसिपेट करेगा जिसका नाम है हिप्पो। ठीक है, तो हम वन बाय वन इसको देखते हैं। तो आज हम हिप्पो सिग्नलिंग पाथवे में पढ़ने वाले हैं कि जो ब्लास्टुला है उसके अंदर इनर सेल मास होता है। ठीक है, हम देखेंगे वो क्या होता है। तो इनर सेल मास हम कहते हैं कि वो क्या है? प्लूरीपोटेंट है। ठीक है, वो प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल है। और स्टेम सेल क्या करता है? स्टेम सेल जब डिवाइड करता है तो दो चीजें बनती हैं। एक, वो खुद एक स्टेम सेल रहेगा, ठीक है, एक जो डॉटर सेल है वो स्टेम सेल की तरह बिहेव करेगा, और जो दूसरा है वो क्या होगा? कुछ ना कुछ एक स्पेशलाइज्ड सेल बनाएगा। ठीक है, तो ये स्टेम सेल जब डिवाइड करता है तो ऐसे होता है। ठीक है, उसके पास प्रॉपर्टी होती है बाकी सारे सेल्स को बनाने की। तो जब भी डिवाइड होगा तो एक स्टेम सेल ही रह जाएगा और दूसरा कुछ और बनाएगा जो भी उसको बनाना होगा। ठीक है, ये होता है स्टेम सेल की प्रॉपर्टी। तो ये देखो बात यहाँ से स्टार्ट करूंगी। ये क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन के बाद बना ये मोरुला। ठीक है, मोरुला के बाद क्या बना? ब्लास्टुला। ठीक है, अब ब्लास्टुला में जब आओ तो आप देखो यहाँ पे ये क्या है? एक आउटर लेयर ऑफ सेल है जो कि एक बाउंड्री की तरह काम करता है। ठीक है, और उसके अंदर यहाँ पर एक अलग से ग्रुप ऑफ सेल है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक अलग से ग्रुप ऑफ सेल है, इसी को हम कहते हैं इनर सेल मास। ठीक है, इनर सेल मास। आगे वही इनर सेल मास है जिसका सबसे नीचे का लेयर एक डिफरेंशिएट हो गया, अलग स्ट्रक्चर बनाएगा, और बाकी जो बच गया वो अलग स्ट्रक्चर बनाएगा। तो यही जो इनर सेल मास है यही हमारा क्या बनाएगा? एम्ब्रियो प्रॉपर। ठीक है, जो फीटस है वो इसी ICM के सेल से बनने वाला है। ठीक है, और आगे चल के देखो ये जो इनर सेल मास है ये 2 डिफरेंट कलर्स में यहाँ पे डिफरेंशिएट दिखाया गया है। तो ये आपका पर्पल जो पार्ट है वो वही एम्ब्रियो के लिए है। ठीक है, दिस विल फॉर्म एम्ब्रियो। एंड ये जो इसका सबसे नीचे का हिस्सा है, ठीक है, इसको हम कहते हैं एपीब्लास्ट। ये भी इनर सेल मास का ही सेल था, बस डिफरेंशिएट करने के लिए हमने इसका नाम क्या दिया है? एपीब्लास्ट। ये सबसे नीचे था। तो ये बनाता है क्या? तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स वो होते हैं जो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को सपोर्ट करेंगे। एक तो ये वाला हिस्सा एम्ब्रियो बनाएगा और नीचे का ये येलो पोर्शन जो है वो एपीब्लास्ट कहला रहा है, वो क्या बनाएगा? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स, जैसे कि आपका एलेंटॉइड्स। ठीक है, एलेंटॉइड्स हो गया। ठीक है, और क्या हो गया? कोरियन। ठीक है, फिर आपका हो गया यॉर्क सैक। तो ये सभी क्या कर रहे हैं? ये सभी जो स्ट्रक्चर्स हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स, ये सब एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को एनहांस करेंगे। ठीक है, जैसे देखो यॉर्क सैक न्यूट्रिशन देगा डेवलपिंग एम्ब्रियो को। ठीक है, कोरियन प्लेसेंटा फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, एलेंटॉइड्स ये वेस्ट को एक्सचेंज करने में हेल्प करेगा, गैसियस एक्सचेंज एंड वेस्ट का ट्रांसफर आउट ऑफ द प्लेसेंटा।
ठीक है। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स आपके एपिब्लास्ट से आएंगे जो कि एम्ब्रियो के फॉर्मेशन को हेल्प करेंगे, और ये जो इनर सेल मास का सेल्स जो बच गया वो आपका एम्ब्रियो बनाता है, ठीक है। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि ये जो इनर सेल मास के सेल्स हैं जो एम्ब्रियो बनाते हैं, इन सेल्स में होती है ये प्लूरीपोटेंसी की प्रॉपर्टी, ठीक है। दे आर प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। तो इनके पास कैपेसिटी होती है बॉडी के किसी भी सेल को बना देने की, बस एक एक्सेप्शन है, क्या है? प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा को नहीं बना सकते हैं, बाकी बॉडी के सारे सेल्स को ये बना सकते हैं, ठीक है। इसका हर एक सेल क्या है? एक प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल है। तो उसको प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल कहिए या फिर उसको क्या कहिए? एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल कहिए, ठीक है। एक ही बात है, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल भी वही है, ठीक है। इनर सेल मास आर प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स, दे कैन गिव राइज टू ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट द प्लेसेंटा, ठीक है। दे आर आल्सो नोन एज एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। ये समझ गए? एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल क्या है समझ गए? आईसीएम के सेल्स को ही हम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल कहते हैं, एंड दीस सेल्स आर प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल, ठीक है, याद रखिएगा। और आपको आगे डेवलपमेंट में कहीं भी प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल नहीं मिलेंगे, बस यहीं पर, यही एक स्टेज है, ठीक है। तो ये प्लेसेंटा को छोड़ के बाकी सब कुछ बना सकते हैं। अब देखो क्यों ये प्लूरीपोटेंट हो गए, क्यों इनके पास कैपेसिटी है कि ये बाकी सारे सेल्स को बना सकते हैं। बाकी ये जो बाहर का लेयर है इसको हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। दिस लेयर इज ट्रोफोब्लास्ट। तो ट्रोफोब्लास्ट प्लूरीपोटेंट नहीं है, ये लेयर जस्ट लाइक अ कवर जो काम कर रहा है, जिसने ब्लास्टोसील को बाहर से कवर किया हुआ है, ये प्लूरीपोटेंट नहीं है, लेकिन ये इनर सेल मास प्लूरीपोटेंट है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर कोई ना कोई जीन एक्सप्रेस हो रहा होगा इसमें, जो इसमें नहीं हो रहा होगा। हर कैरेक्टर कहाँ से आ रहा है? किसी न किसी जीन से गवर्न हो रहा है, कुछ ना कुछ एक्सप्रेस कहीं हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है, उसी से सब कुछ डिफरेंट है। दैट मीन्स कि इस इनर सेल मास में वो जीन्स एक्सप्रेस होंगे जो इसको प्लूरीपोटेंट बनाएंगे, जबकि ट्रोफोब्लास्ट में वो जीन्स एक्सप्रेस नहीं होंगे। या फिर उल्टा कह सकते हैं, हो सकता है कि ट्रोफोब्लास्ट में कुछ जीन्स एक्सप्रेस हो रहा होगा, इसमें वो जीन नहीं हो रहा होगा, इसलिए ये प्लूरीपोटेंट बन गया, ठीक है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो ट्रोफोब्लास्ट का फंक्शन क्या होता है? इम्प्लांटेशन, ठीक है। जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको यूट्रस में इम्प्लांट करने का काम आपका ट्रोफोब्लास्ट करेगा, ठीक है। बाकी एम्ब्रियो बनेगा कहाँ से? तो इस आईसीएम के सेल से, और एपिब्लास्ट क्या बनाएगा? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर, ठीक है। चलो तो अब हम देखते हैं कि कैसे जो है ये इनर सेल मास इस ट्रोफोब्लास्ट से अलग हो गया, सेपरेट हो गया। यहाँ पर एक बात पहले समझ लीजिए कि जो इनर सेल मास के सेल्स हैं वो इसी ट्रोफोब्लास्ट के डिवीजन से आते हैं, ठीक है। ये जो ट्रोफोब्लास्ट का सेल है यहाँ पे, ये लेयर, ठीक है, ये डिवाइड करेगा, ठीक है। ये लेयर जब ये डिवाइड करेगा, ठीक है, तो सेल्स जो नीचे की तरफ आएंगे डिवीजन की वजह से, वही इनर सेल मास के सेल्स बनते चले जाते हैं, ठीक है। तो उनका ओरिजिन कहाँ से है? इसी ट्रोफोब्लास्ट के सेल से। अब हमको ये देखना है कि दोनों अलग कैसे हो गए। जब ये उसी सेल से आया है तो फिर ये ट्रोफोब्लास्ट से अलग कैसे है? तो देखो इसमें मान लो ये ट्रोफोब्लास्ट का लेयर हो गया, ठीक है, ये हो गया ट्रोफोब्लास्ट। अब देखो इसमें डिवीजन होगा, ठीक है, डिवीजन होगा जिसकी वजह से नीचे हमको क्या मिलेंगे? तो इनर सेल मास के सेल्स मिलेंगे, ठीक है। अब यहीं पर डिसीजन लेना होता है सेल को कि क्या वो इनर सेल मास बनाएगा या फिर ट्रोफोब्लास्ट का ही सेल बनाएगा। तो इस एक सेल को अगर हम लें तो इसका क्या है? ये ऊपर का जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं एपिकल, ठीक है, और नीचे को क्या बोलेंगे? बेसल, ठीक है। सेम सारे सेल्स के साथ सबका एक एपिकल हिस्सा एक बेसल हिस्सा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, इस तरह से अगर बनाए ये क्या है? एपिकल बेसल एक्सिस हो गया, ठीक है। एक सेल को इनलार्ज करके देखो, जैसे ये ट्रोफोब्लास्ट का एक सेल हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? एपिकल बेसल एक्सिस हो गया, ठीक है। अब देखो डिवीजन मान लो एपिकल बेसल एक्सिस के पैरेलल होता है अगर, ठीक है, मतलब इस सेल को अगर हम इस एक्सिस के पैरेलल ऐसे डिवाइड कर दें तो क्या बनेगा? दो सेल बनेंगे, एक इधर बनेगा और एक इसके जस्ट एडजेसेंट बनेगा ऐसे, ठीक है। पैरेलल टू द एपिकल बेसल एक्सिस डिवीजन हुआ है, बीच से ऐसे डिवीजन हुआ है, तो दो सेल्स साइड टू साइड आ गए, ठीक है।
तो ये जो ट्रोफोब्लास्ट का लेयर था उसमें एक सेल डिवाइड करता है सच दैट कि एक सेल यहाँ बना और एक सेल इसके इधर बना, तो क्या हुआ, वो सेल कहाँ इनकॉर्पोरेट होगा, इसी लेयर में बीच में इनकॉर्पोरेट हो गया। ठीक है, याद रखना कि जब डिवीजन क्या हो, पैरेलल टू एपिकल बेसल एक्सिस, जब डिवीजन पैरेलल टू एपिकल बेसल एक्सिस होगा तो ट्रोफोब्लास्ट एक्सपैंड होगा। ठीक है, ये दिख रहा है आपको कि जब एपिकल बेसल एक्सिस के पैरेलल डिवीजन हमने किया तो वो सेल इसी लेयर में इनकॉर्पोरेट हो गया, दैट मींस ट्रोफोब्लास्ट ही एक्सपैंड हो रहा है। ठीक है, अब दूसरा चीज करते हैं, ये फिर से एपिकल बेसल एक्सिस है। ठीक है, अब इसके परपेंडिकुलर डिवीजन करो, सेल को ऐसे डिवाइड करो तो क्या होगा, एक सेल ऊपर और एक सेल नीचे आएगा। ठीक है, एक डॉटेड सेल ऊपर और एक डॉटेड सेल नीचे आ गया। ठीक है, तो जैसे ये सेल अगर डिवाइड करता है परपेंडिकुलर टू एपिकल बेसल एक्सिस तो एक सेल ऊपर बनेगा एक नीचे, तो वही सेल जो नीचे आएगा वो किसका सेल हो जाएगा, इनर सेल मास का। ठीक है, और जो ऊपर डॉटेड सेल रह गया वो आपके ट्रोफोब्लास्ट का ही लेयर कहलाएगा। समझ गए? तो दो चीजें हो गई, पहला डिवीजन होगा कैसा, पैरेलल टू एपिकल बेसल एक्सिस, और दूसरा कैसा होगा, तो परपेंडिकुलर टू एपिकल बेसल एक्सिस, जिससे हमको क्या मिलेंगे, तो इनर सेल मास के सेल मिलेंगे। ठीक है, ये देखो इस डायग्राम में वही दिखाया गया है ना। ट्रोफोएक्टोडर्म एक लेयर था। ठीक है, इसको फोकस करना है, इस ब्लू सेल को फोकस किया गया कि इसका डिवीजन दो तरह से हो सकता है, या तो ये इस तरह डिवाइड करे, ठीक है, परपेंडिकुलर टू एपिकल बेसल एक्सिस डिवीजन हुआ इसमें, तो एक सेल ऊपर एक नीचे आ गया, नीचे का सेल क्या कहलाएगा, आईसीएम सेल, और दूसरा टाइप का डिवीजन क्या होगा, तो पैरेलल टू एपिकल बेसल एक्सिस। ठीक है, पैरेलल डिवाइड करेंगे तो एक सेल इधर बनेगा एक सेल इधर, तो वो ट्रोफोब्लास्ट का ही सेल कहलाएगा, ट्रोफोब्लास्ट एक्सपैंड। ठीक है, अब देखो, अब डायरेक्ट आओ इस पार्ट पे। तो इनर सेल मास का सेल तो बन गया, लेकिन अभी तक हमने जीन एक्सप्रेशन की बात नहीं की है। ठीक है, कि जीन्स कैसे एक्सप्रेस हुए, देखो पहले इसी को समझते हैं। देखो ये जो सेल है दिस इज अ ट्रोफोब्लास्ट, दिस सेल इज ट्रोफोब्लास्ट लेयर का ये एक सेल हो गया। ठीक है, और ये नीचे क्या है, तो ये आईसीएम का सेल है। ठीक है, देखो आईसीएम का सेल और ये ट्रोफोब्लास्ट। अब देखो इसमें क्या हुआ, इस ट्रोफोब्लास्ट के सेल में सबसे पहले ऊपर का हिस्सा एपिकल, ठीक है, एज इट इज रहेगा, और नीचे बेसल कहते हैं। ठीक है, तो एपिकल हिस्से में दो प्रोटीन्स आके वहां पे एग्रीगेट हो गए। कौन से प्रोटीन, तो देखो पीएसी एंड एपीकेसी। ठीक है, एटिपिकल प्रोटीन काइनेज सी एंड पीएसी, ये पीएसी हो गया एंड ये एपीकेसी हो गया। तो ये दोनों कहाँ पे चले गए, एपिकल हिस्से में चले गए, और जाके इन्होंने क्या किया वहां पे, तो किसको इनहिबिट कर रहे हैं, देखो एमॉट नाम के प्रोटीन। ठीक है, एंजियोमोटिन नाम है इसका, एंजियोमोटिन एमॉट प्रोटीन, तो उसको इन्होंने इनहिबिट कर दिया। ठीक है, एपिकल हिस्से में ये चीज हुई है, तो बेसल हिस्से में वो नहीं हुआ। ठीक है, बेसल हिस्सा जो कि आपके आईसीएम से अटैच था, आईसीएम के बगल में था, वहां पे क्या हुआ, तो देखो एक ई कैडेरिन नाम का एक प्रोटीन है। कैडेरिन्स क्या करते हैं, कैडेरिन्स जोड़ कर रखता है, सेल टू सेल कांटेक्ट, जंक्शन, राइट, जंक्शन। तो ये ई कैडेरिन है, क्योंकि वहां पर एंजियोमोटिन इनहिबिट हो गया था, इसलिए ई कैडेरिन यहाँ पे आ पाए। तो ई कैडेरिन वहीं पे जाएगा जहाँ पे क्या हो, एंजियोमोटिन वो भी ना हो। देखो वहां पे एंजियोमोटिन इनहिबिट है, ई कैडेरिन नहीं गया, दैट मींस इधर एंजियोमोटिन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ई कैडेरिन रहेगा बेसल हिस्से में, एपिकल में नहीं रहेगा, बेसल में रहेगा। तो एपिकल में क्या रहेगा,
तो ए टिपिकल प्रोटीन काइनेज सी एंड टीएसी रहेगा एंड जो प्रोटीन इनहिबिट रहेगा। हाँ। और इस हिस्से में क्योंकि ये सब कुछ उधर हुआ है इसलिए यहाँ पे ई कैडेरिन आ गया। ठीक है, अब इस सेल का ई कैडेरिन और इस नीचे जो आईसीएम है उन दोनों का ई कैडेरिन इस तरह से ये लोग बाइंड बाइंड कर लेंगे। ठीक है, बाइंड कर लेंगे और देखो फिर यहाँ पे क्या आया, आईसीएम में कौन रिक्रूट हो गया, ए मॉट। ठीक है, तो ए मॉट वहां पे इनहिबिट था ना, ऊपर इनहिबिट था। ठीक है, ट्रोफोएक्टोडर्म के एपिकल साइड में एमॉट इनहिबिट था। ठीक है, और यहाँ पर आईसीएम में जब दो ई कैडेरिन मिल गए तो वहां पे एमॉट जाके रिक्रूट हो गया। ठीक है, अब ये जो एमॉट है ये एक तरह का स्कैफोल्ड का काम करता है। ठीक है, स्कैफोल्ड मतलब क्या समझे, उसका मतलब समझो जस्ट लाइक एक बेस, एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर जो बाकी सबको होल्ड कर सके। ठीक है, तो ये एमॉट एक स्कैफोल्ड की तरह काम करेगा और ये अब क्या करेगा, बहुत सारे सक्सेसिव काइनेज को रिक्रूट करेगा। तो इसमें लगातार 5 से 6 काइनेज आता है। ठीक है, इसलिए इसको इस तरह से डैश एरो से दिखाया है। तो एमॉट के बाद एक काइनेज होगा एक्टिवेट, वो दूसरे को करेगा, जस्ट लाइक रैस एमएससी। ठीक है, उसमें क्या होता है, रैस के बाद रैस, ठीक है, एमईके था और एमईके जाता है फिर न्यूक्लियस के अंदर। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही होता है कि जैसे ही आपका ए मॉट यहाँ पे रिक्रूट हुआ ई कैडेरिन से अटैच होके, तो ए मॉट अब अ सीरीज ऑफ काइनेज को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, तो अब उन सबके नाम हमको याद नहीं रखने हैं, याद क्या रखना है, बस ये याद रखना है कि एक हिप्पोकाइनेज कैस्केड स्टार्ट हुआ। ठीक है, एक काइनेज कैस्केड स्टार्ट हुआ जिसका नाम है हिप्पोकाइनेज कैस्केड। इसमें बहुत सारे काइनेज एक लाइन से आएंगे और लास्ट वाला काइनेज क्या कहलाएगा, लैट्स 1-2। इसको याद रखना है, लैट्स 1-2 पे जाके जो काइनेज एक्टिविटी है वो कंक्लूड होगा, लैट्स 1-2। तो वर्टिब्रेट्स में लैट्स 1-2 और ड्रोसोफिला में इसी को होमोलॉग वॉट्स। ठीक है, होमोलॉग्स का एक टेबल है लास्ट में, उसको याद कर लेना। तो क्या हुआ यहाँ तक समझे, ई कैडेरिन की वजह से ए मॉट आके रिक्रूट हुआ है और ए मॉट ने 1 by 1 अ सीरीज ऑफ काइनेज को एक्टिवेट किया, जिसमें लास्ट काइनेज कौन सा है, लैट्स 1-2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समझो, लैट्स 1-2 जो आखिरी काइनेज था वो क्या किसको फॉस्फोराइलेट करेगा, ऑब्वियसली इट इज अ काइनेज सो इट विल फॉस्फोराइलेट। तो ये गैप और टैज नाम के एक प्रोटीन को कर देगा फॉस्फोराइलेट, और फॉस्फोराइलेट कुछ इस तरह करेगा कि ये इसको इनहिबिट कर जाएगा। ये याद रखना, याप और टैज फॉस्फोराइलेट होके क्या होगा, इनहिबिट होगा, एक्टिवेट नहीं। ठीक है, इनहिबिट होगा। ठीक है, और याप और टैज अगर फॉस्फोराइलेट हो गया तो उसके बाद इसका प्रोटियासोमल डिग्रेडेशन होगा। ठीक है, तो क्या ये न्यूक्लियस के अंदर जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। अब देखो न्यूक्लियस के अंदर कौन है, टेड। देख लो, टेड एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो कि इस जीन के साथ लगा हुआ है। तो ये जो टेड है इसका क्या होता है कि इसको एक्टिवेट होने के लिए इसको एक को एक्टिवेटर की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है याप और टैज। जस्ट लाइक टीसीएफ, टीसीएफ को किसकी जरूरत थी, बीटा कैटनीन। बीटा कैटनीन जब नहीं रहेगा तो वो सप्रेस फॉर्म में रहता है। ठीक है, इनहिबिटर की तरह काम करता है। सेम यहाँ भी कि टेड अकेला काम नहीं करेगा, इसको याप और टैज चाहिए। अब देखो याप और टैज तो अंदर जा नहीं पाया, नहीं जा पाएगा तो क्या होगा, CDH2 इनहिबिट है। ठीक है, और कौन सा एक्टिवेट कौन है, OCT4। ठीक है, OCT4। तो ये चीज याद रखना। अब बताओ इन दोनों सेल में आईसीएम में हिप्पोकाइनेज कैस्केड हो रहा है कि ट्रोफोब्लास्ट में, आईसीएम में हुआ। ठीक है, सीरीज ऑफ काइनेज में एक्टिवेट हुआ। तो आईसीएम में कौन सा जीन है जो एक्सप्रेस हुआ, जो एक्सप्रेस हुआ, यहाँ देखो OCT4 एक्सप्रेस हुआ और CDH2 एक्सप्रेस नहीं हुआ। दैट मींस व्हाट कि प्लूरिपोटेंसी के लिए कौन सा जीन रिस्पांसिबल है, OCT4 रिस्पांसिबल है। ठीक है, तो याद रखना। तो OCT4 जो है वो प्लूरिपोटेंसी ऑफ आईसीएम के लिए रिस्पांसिबल है, प्लस OCT4 के साथ साथ और दो नाम क्या जुड़ जाएगा, नैनॉग एंड SOX2 वही ऑक्ट के बाद क्या है, ये तो CDX2 था। जैसे ठीक है, तो OCT4 प्लस नैनॉग और SOX2 ये तीनों मिलकर प्लूरिपोटेंसी के लिए रिस्पांसिबल।
तो ये चीज याद रखना कि प्लूरिपोटेंसी के लिए CDX2 का इनहिबिट रहना जरूरी है। देखो ये जो पाथवे है हिप्पोकाइनेस कैस्केड पाथवे, इसने क्या OCT4 को कुछ किया? कुछ नहीं किया। इसने किया क्या? तो इस CDX2 के एक्सप्रेशन को बस रोका है कि नहीं? दैट मींस कि बाय डिफॉल्ट हम क्या कह सकते हैं? बाय डिफॉल्ट सेल में क्या एक्सप्रेस होगा? OCT4 एक्सप्रेस होगा। देखो बाय डिफॉल्ट सेल में दोनों एक्सप्रेस होगा, ठीक है। लेकिन अगर प्लूरिपोटेंसी करना है तो दोनों में से किस जीन के एक्सप्रेशन को अफेक्ट करना पड़ेगा? OCT4 के एक्सप्रेशन को। इसको कुछ नहीं करना है। अगर प्लूरिपोटेंसी चाहिए तो इसको इनहिबिट करना है, इसके जीन के एक्सप्रेशन को रोक देना है, ठीक है। CDX2 टेट इनहिबिट करेगा ना CDX की मांग को लिखना है बच्चों को। टेट इनहिबिट नहीं करेगा। टेड जो है वो CDX2 के एक्सप्रेशन के लिए रिस्पांसिबल है, बट टेड अलोन फंक्शन नहीं कर सकता है। इसको एज अ कोएक्टिवेटर याप और टैज चाहिए था, लेकिन इस पाथवे ने याप टैज को ही डिग्रेड करा दिया है, इसलिए टेड अब अकेला कुछ नहीं कर सकता। ये अब इनएक्टिव हो गया। उसकी वजह से क्या हुआ? CDX2 आपका एक्सप्रेशन नहीं हुआ, ठीक है। और जबकि OCT4 और नैनोक्स OX2 ये लोग जैसे एक्सप्रेस हो रहे थे ये लोग होते रहेंगे, ठीक है। अब थोड़ा ऊपर देखें, यहाँ ट्रोफोब्लास्ट के सेल में देखें, यहाँ तो हिप्पोकाइनेस पाथवे चला नहीं चला, तो याप और टैज क्या होगा? डिग्रेड होगा? नहीं होगा। तो देखो न्यूक्लियस में गया, टेड के साथ एसोसिएट हो गया एंड CDX2 का एक्सप्रेशन स्टार्ट। CDX2 का जब एक्सप्रेशन होगा तो हिप्पोकाइनेस तो प्लूरिपोटेंसी अटेन नहीं हो पाएगी, ठीक है। चाहे आपका नैनोक्स OX2 ये सब रहे ना रहे, लेकिन अगर CDX2 आ गया है तो अब सेल प्लूरिपोटेंट नहीं रहना, समझ गए? CDX2 को कौन इनहिबिट कर रहा है? चलो ऑर्थोलॉग्स देखें। ये आप और टैग लैट्स नानोस में जो लैट्स प्रोटीन है काइनेज है, ड्रोसोफिला में क्या है? WTS, ठीक है। लैट्स प्रोटीन काइनेज किसको फॉस्फोराइलेट करता है? याप और टैज। तो उसी याप का होमोलॉग इसमें क्या है ड्रोसोफिला में? यॉर्की। तो बताओ ड्रोसोफिला के ट्रोफोब्लास्ट सेल में यॉर्की न्यूक्लियस में जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। जाएगा कहाँ पे था वो प्रोटीन? क्योंकि वहाँ पे हिप्पोसिग्नलिंग पाथवे चलेगा नहीं, याप टैज डिग्रेड नहीं होता है, जस्ट लाइक यॉर्की भी डिग्रेड नहीं होगा, तो न्यूक्लियस में जाएगा, ठीक है। टेड क्या कर रहा था? CDX2 को एक्सप्रेस करा था याप टैज के साथ मिलके, तो वही काम यहाँ पे स्कैलॉप्ड करेगा, ठीक है। इस तरह से आ रहा। बाकी बच गया क्रम्स एंड CRB1, तो ये लोग वही प्रोटीन्स हैं, ठीक है। यहाँ पे ये लोग भी रिक्रूटेड रहेंगे यहाँ पे, ठीक है, एमॉट के साथ, इनका भी मेम्ब्रेन पे ही फंक्शन है, ठीक है। तो एमॉट और क्रम्स कह सकते हैं साथ मिलकर सारे काइनेज को 1 by 1 एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। तो सारा काइनेज याद नहीं रखना है, लैट्स 1, 2 और उसका होमोलॉग ड्रोसोफिला में जो वर्ड्स है उसको याद रखिएगा। बाकी जो आपको ऑर्थोलॉग्स का टेबल दिया गया है उसको अच्छे से समझ लीजिएगा। चलो अब इस पे एक बार पढ़ें। मैम वहाँ क्या लिखा हुआ? नैनो प्लस SOX2। हाँ, नैनो एंड SOX2 नोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है। उसको हम पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ लेते हैं। तो हिप्पोसिग्नलिंग पाथवे में सीरीज ऑफ काइनेज वर्क कर रहे हैं, ठीक है। और ये सभी काइनेज क्या करेंगे? फॉस्फोराइलेट करेंगे, लेकिन किस अमीनो एसिड को? तो सेरीन और थ्रियोनिन को, ठीक है, याद रखिएगा। ये सारे काइनेज क्या है? सेरीन थ्रियोनिन काइनेज है, ठीक है। ये भी सब लिखा हुआ है, चलो इसको पढ़ते हैं। तो द हिप्पोसिग्नलिंग पाथवे फर्स्ट डिस्कवर्ड इन ड्रोसोफिला, ठीक है। लॉस ऑफ फंक्शन इन दिस पाथवे रिजल्ट्स इन ओवरग्रोथ फिनोटाइप, है ना। फिनोटाइप जो है, साइज जो है वो ड्रोसोफिला का वो एनॉर्मस हो जाएगा, इसलिए हमने उसको हिप्पोपोटामस नाम दे दिया, ठीक है। चलो अपस्ट्रीम एक्टिवेशन,
क्या क्या वो लाइगेंड्स हो सकते हैं जो कि हिप्पो सिग्नलिंग को स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या कैसे स्टार्ट हुआ था, आईसीएम में हिप्पो सिग्नलिंग पाथवे कैसे स्टार्ट हुआ, क्या कोई लाइगेंड आके बाइंड किया था? सेल टू सेल कांटेक्ट से स्टार्ट हुआ, ई कैडेरिन की वजह से। ठीक है, तो देखो ई कैडेरिन एक सोर्स हो गया, ठीक है, जिससे हिप्पो सिग्नलिंग पाथवे स्टार्ट हुआ। बट ये जीपीसीआरएस से भी एक्टिवेट हो सकता है। जीपीसीआरएस जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, सर्पेंटाइन रिसेप्टर, ठीक है, तो उससे भी ये हो सकता है। प्लस ईजीएफआर से भी हो सकता है। ठीक है, ईजीएफआर क्या है? एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर। किस तरह का रिसेप्टर है? आरटीके। हाँ आरटीके। और कहाँ पे था ये? सी एलिगेंस में था कि नहीं? जो थी सी एलिगेंस में ईजीएफआर को किस नाम से जानते हैं? ये क्या 25 लेट 23 लेट 23 वो एक ईजीएफआर है। और इसका लाइगेंड कौन था? LIN3। ठीक है, या तो ये सब। तो किस वजह से ये स्टार्ट होगा? पहले तो आपने देख लिया प्लूरिपोटेंसी के केस में सेल सेल कांटेक्ट से स्टार्ट हुआ था, ई कैडेरिन हो गया। जीपीसीआर से भी हो सकता है, ईजीएफआर से भी हो सकता है, प्लस मैकेनिकल स्ट्रेस से भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो कोई जरूरी नहीं है कि ये सब हमेशा पाथवे को एक्टिवेट ही करे, कभी कभी इनहिबिट भी कर सकते हैं। कहने का मतलब है हिप्पो सिग्नलिंग पाथवे को ये सारे रेगुलेट कर रहे हैं। ठीक है, देखो आगे पिक्चर में देखोगे है। चलो मेन काइनेज ऑफ दिस पाथवे LATS1-2 मेन काइनेज यही है। ठीक है, जिसका होमोलॉग ड्रोसोफिला में क्या है? WATS। ठीक है, these kinases phosphorylate and inhibit the transcriptional co-activators such as YAPTAZ। YAPTAZ को फॉस्फोरिलेट करके क्या कर रहे हैं? इनहिबिट कर रहे हैं। ठीक है, और उसी का होमोलॉग क्या हो गया? यूरोकी इन ड्रोसोफिला। This phosphorylation results in cytoplasmic retention और proteasomal degradation of YAPTAZ या फिर यूरोकी। ठीक है, यस, इस पिक्चर में देखिए क्या क्या सोर्स है जो कि आपके हिप्पो सिग्नलिंग पाथवे को रेगुलेट कर रहा है। तो एक तो हो गया जीपीसीआर। देखो जीपीसीआर ने क्या किया, यहाँ पे LATS1-2 को एक्टिवेट भी किया हुआ है और एक तरफ से इनहिबिट भी, तो दोनों कर सकता है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन की क्या कंडीशन है, कौन सा लाइगेंड बाइंड कर रहा है जीपीसीआर के साथ। ठीक है, देन सेल एडेशन, इसका एग्जांपल तो देख ही लिया, ई कैडेरिन की हेल्प से कैसे हुआ था। ठीक है, मैकेनिकल स्ट्रेस और फोर्स के कारण भी, ठीक है, LATS1-2 इनहिबिट हो सकता है। ठीक है, देन इंटेग्रिन क्या है? इंटीग्रिन प्रोटीन क्या करता है? RBC हार्ट बीट बढ़ाता है। नहीं आरबीसी के रिप्रेजेंट करता है। इंटीग्रिन है जो कि ट्रांसमेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। हाँ, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन साइटोसोलिक और एक्स्ट्रा साइटोसोलिक में प्रेजेंट होता है। यस, सेल को बाइंड करके रखा हुआ है एक्स्ट्रा साइटोसोलिक मैट्रिक्स के साथ। ठीक है, चलो तो समझ गए। तो ई कैडेरिन वाला जो एग्जांपल है वो हमने प्लूरिपोटेंसी के केस में पढ़ा हुआ है। ठीक है, बाकी ये सारे भी इसके सोर्स हो सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज है, देखो एब्सेंस ऑफ हिप्पो सिग्नलिंग। अगर हिप्पो सिग्नलिंग ना हो तो क्या होगा? सोचो, या पोटेस नहीं होगा, न्यूक्लियस में चले जाएंगे और CD2 जो है वो एक्सप्रेस CDX2 का ये एक्सप्रेशन करा देंगे, प्लूरिपोटेंसी नहीं होगा। प्लूरिपोटेंसी नहीं होगा। वही केस जो कि आपके ट्रोफोब्लास्ट में हो रहा है, सेम वही चीज होगा। तो ये तो प्लूरिपोटेंसी के केस में है। लेकिन बाकी सारे केसेस में जैसे मैंने क्या बताया कि इस पाथवे में अगर एनोमैली होती है तो एनॉर्मस साइज हो जाता है, सेल डिवीजन अनकंट्रोल हो जाएगा। उस केस में सोचिए कि अगर हिप्पो नहीं हो रहा है हिप्पो सिग्नलिंग, तो क्या होगा? YAPTAZ न्यूक्लियस में जाएगा और क्या कराएगा? प्लूरिपोटेंसी को सेल डिवीजन कराएगा कि नहीं कराएगा? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एब्सेंस ऑफ हिप्पो सिग्नलिंग तो नहीं होगा। नहीं सोल्यूशन नहीं होगा। अगर जाएगा तो नहीं होगा, प्रोग्रेशन नहीं, प्रोलिफरेशन नहीं होगा। CDX का एक्सप्रेशन होगा। हिप्पो सिग्नलिंग पाथवे में अगर एनोमैली होती है तो सेल डिवीजन अनकंट्रोल होता है। अनकंट्रोल यस, तब प्रोलिफरेशन हो जाएगा। होगा।
होगा पर प्रोसेस नहीं होगा। नहीं होगा, रुक जाएगा उसमें। और सेल डिवीजन कंटिन्यू होता रहेगा। ठीक है, Continuous याप और टैज क्या हो गए, ट्रांसलोकेट हो गए न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि हिप्पो सिग्नलिंग पाथवे स्टार्ट नहीं हुआ तो लैट्स 1 2 एक्टिवेट नहीं हुआ। लैट्स 1 2 क्या कर रहा था, इसी को फॉस्फोराइलेट कर रहा था, तो इसको फॉस्फोराइलेट नहीं किया, ये न्यूक्लियस के अंदर चला गया तो अब सेल डिवीजन करा देगा। ठीक है, और प्लूरिपोटेंसी वाले केस में CDX2 का एक्सप्रेशन करा देगा। ठीक है, तो दे बाइंड एंड एक्टिवेट टेड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, टेड पता है न्यूक्लियस के अंदर था, टेड के साथ ही मिलके ये आप टेस्ट काम करेंगे। CDX2 का एक्सप्रेशन तो ये क्या हो गया, दिस प्रमोट्स जीन एक्सप्रेशन इन्वॉल्वड इन सेल प्रोलिफरेशन हो सकता है, सर्वाइवल, रीजनरेशन, ये सब ये करवा सकते हैं। तो अगर कैंसर की बात करें जिसमें कि सेल डिवीजन होता जा रहा है तो उसमें सेल डिवीजन अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। ठीक है, इसी को अभी क्वेश्चन मैंने पूछा था कि अगर हिप्पो सिग्नलिंग पाथवे में कोई गड़बड़ी होती है तो क्या सेल प्रोलिफरेट करेगा, डिवाइड करेगा, तो हाँ करेगा। ठीक है, चलो अब देखो, तो हिप्पो सिग्नलिंग पाथवे जो है वो WNT, TGF, PMP पाथवे, EGF, ये सबके साथ कभी कभी मिलके भी काम करता है। ठीक है, एक तरफ आप देखोगे WNT पाथवे चल रहा है और उसी का जो बीच में हम कह सकते हैं बीच में उसके कुछ जो पार्टिसिपेंट है उस पाथवे के, वो आपके हिप्पो सिग्नलिंग पाथवे में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो ये सब एक दूसरे के साथ मिलके किसी एक पर्टिकुलर सेल में काम करते हुए देखे जा सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट, ये तो देख लिया कैसे होता है डिवीजन। चलो बताओ, एपिकल बेसल एक्सिस के पैरेलल डिवीजन होगा तो क्या बनेगा, पैरेलल होगा तो ये बनेगा, एक्सपैंड करेगा। और परपेंडिकुलर होगा तो तो एक ऊपर ICM एक नीचे ICM बनेगा। बनेगा। ठीक है, so depending on the axis of cell division the tropoepidermal layer can either expand or create inner cell mass। समझ गए। एपिकल प्रोटीन लोकलाइजेशन, कौन दो एपिकल प्रोटीन्स आपके ट्रोपोएपिडर्म में जाके वहां रिक्रूट होते हैं, तो PAR एंड APAC। ठीक है, दे बिकम लोकलाइज्ड ऑन द एपिकल साइड ऑफ ट्रोपोएपिडर्म सेल, है ना, एपिकल साइड मतलब उसके ऊपर में। ठीक है, एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस लोकलाइजेशन E caderet is recruited to the basolateral membrane of the tropoepidermal cell, नीचे की तरफ। ठीक है, where it contacts underlying ICM cells। ठीक है, ये सब समझा दिया। अब देखो वहां पे क्या आएगा, ICM में क्या आएगा, क्रम्स एंड एंजियोमोटिन। ठीक है, क्रम्स help establish apical polarity and recruits angiomotin which acts as a scaffold to activate series of kinases। तो सबसे पहले क्या हुआ, ट्रोपोएपिडर्म में ऊपर PAR एपिकल साइड में PKC एंड PKA एंड APKC। ठीक है, जिसकी वजह से वहां पे एंजियोमोटिन इनहिबिट हो गया। ठीक है, और उसी ट्रोपोएपिडर्म के बेसल साइड में क्या हुआ, E कैडरेट आ गया, E कैडरेट आके किसको रिक्रूट कर रहा है वहां पे, और एंजियोमोटिन को। ठीक है, एंड देन सीरीज ऑफ काइनेज आपके एक्टिवेट होंगे जो कि रुकेगा किस पर आके, LATS1 पर। ठीक है, लीडिंग टू फॉस्फोराइलेशन ऑफ YAP एंड TES, thereby regulating self-tape decision in early embryo। तो देखो, हिप्पो सिग्नलिंग पाथवे की वजह से चाहे सेल डिवीजन रेगुलेट हो रहा हो या फिर प्लूरिपोटेंसी रेगुलेट हो रहा हो, बात कहाँ पे आएगी, याप और टैज पे आएगी। अब याप और टैज न्यूक्लियस में जाके क्या करता है, चाहे वो प्लूरिपोटेंसी को मेंटेन करे या फिर सेल डिवीजन कराए, रीजनरेशन कराए, ये डिपेंड करता है सेल क्या है। The presence of E cadherin activates the hippo pathway only in the ICM, ठीक है, not in the tropoepiderm, and hippo pathway is conserved serine threonine kinase में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, serine threonine kinase है। जितने भी काइनेज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे लैट्स हो, वॉट्स हो, MTS हो, सब आपके serine threonine kinase हैं। चलो क्वेश्चंस क्या हो। Which of the following statements correctly describes the role of hippo signaling pathway in early embryogenesis? क्या होगा इसका?
ट्रोफो बोल रहा है, ट्रोफो बोल रहा है, इनर सेल मास करेगा ना, हाँ तो ए होगा ना, फर्स्ट होगा। सबसे पहले ये बताओ हिप्पो स्विलिंग पाथवे कहाँ हो रहा है? आईसीएम में हो रहा है कि ट्रोफोब्लास्ट? ICM में। अब आगे पढ़ो, ऑप्शंस पढ़ो। हिप्पोसिग्मेटिक पार्ट तो फर्स्ट ही होगा ना। इनर सेल मास में क्या याप न्यूक्लियस के अंदर जाता है? नहीं, नहीं जाता है। फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत होगा। तो इट प्रमोट न्यूक्लियर लोकलाइजेशन ऑफ 3 होगा इसका सही बोल रही है। ये सही सी है। है। या प्लीज ऑलवेज साइटोप्लाज्म सी है बी का क्या है? बी मैम भी हाँ। इट पर बी क्या सही कह रहा है कि गलत? देखो ट्रोफोएक्टोडर्म के बारे में बी क्या बता रहा है? ये आपके लोकलाइजेशन हाँ ये भी सही बोल रहा है। ट्रोफोएक्टोडर्म में इट प्रमोट न्यूक्लियर लोकलाइजेशन प्रमोट करता है। हाँ ये सही बोल रहा है, बी वाला सही है। और कौन सा सही लग रहा है? और सी वाला सी भी सही लग रहा है। याप इज ऑलवेज साइटोप्लाज्मिक इन ऑल एम्ब्रियोनिक सेल्स। हाँ तो साइटोप्लाज्म में ही रहता है ना यार। ऑल एम्ब्रियोनिक सेल्स में आपके ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स भी आ गए प्लस इनर सेल मास के सेल्स भी आ गए। नहीं तो बीसी नहीं होगा तब से इसमें तो सिर्फ रहेगा Embryonic cell बोल रहा है। हाँ। एम्ब्रियोनिक सेल मैं ऑल भी एम्ब्रियोनिक सेल्स कहने का मतलब वही है, ट्रोफोब्लास्ट प्लस आईसीएम। हाँ आईसीएम में रहेगा हमेशा। याप टायर साइटोप्लाज्म में कहाँ रहता है? आईसीएम में कि ICM? आईसीएम में रहता है। ICM में यहाँ पे क्या कह रहा है? ऑल ऑल एम्ब्रियोनिक। एम्ब्रियोनिक सी सेल्स। तो गलत हो गया। बी होगा। ओके बी सही होगा। डी देखो लैट्स 1-2 एक्टिवेशन इज हाईएस्ट इन द आउटर सेल्स ऑफ ये प्लास्टिक। तो नहीं होगा ना। सी सही नहीं हाँ, ये तो बिजली नहीं होगा होगा। है ही सर नहीं। ट्रोफोब्लास्ट में हिप्पोसिस में है ही नहीं। हिप्पोसिस चलो सेकंड पढ़ो। H होता है, that's S1 C याप का ट्रांसक्रिप्शनल कोएक्टिवेटर कौन है? मैम सी आंसर इज सी सी। यस मैम सी एक्टिवेट होता है सी एक्टिव मैम ये है कौन ट्रांसक्रिप्शनल कोएक्टिवेटर इसका? याप का ट्रांसक्रिप्शनल कोएक्टिवेटर कौन है? डेड F का डेज है। टेड है। ठीक है तो टेड के बारे में बोल रहा है कि टेड रिमेन्स इन द साइटोप्लाज्म इन इनर सेल मास ड्यू टू Let's ये इनहिबिट कर देता है ना इसको। एक मिनट ट्रांसक्रिप्शनल कोएक्टिवेटर याप रिमेन्स इन द साइटोप्लाज्म इन इनर सेल मास ड्यू टू तो याप जो है याप के बारे में बोल रहा है, टेड के बारे में नहीं बोल रहा है। इनएक्टिव करता है याप के बारे में बोल रहा है। द ट्रांसक्रिप्शनल कोएक्टिवेटर याप के बारे में बोल रहा है कि वो साइटोप्लाज्म में क्यों रह रहा है? बी होगा इसका आंसर इनएक्टिव करके रह रहा है क्योंकि लैट्स 1-2 एक्टिव है तभी तो। हाँ तो C होगा ना, let's 1 देखो लैट्स 1-2 का काम क्या है? इसको इनहिबिट करके रखेगा। इनहिबिट करके रखना, न्यूक्लियस में नहीं जाने देना। दैट मींस साइटोप्लाज्म में अगर ये ज्यादा है तो लैट्स 1-2 है, हाँ अपना काम कर रहा है। तो एक्टिव होगा तो ये सी इनहिबिट होगा होगा। इसका यहाँ पे वो देखो हम कंफ्यूज हो जाएंगे फिर। Which pair correctly match the hippo component with its function? क्या नहीं मैम बी B। B होगा तो राइट F। हाँ हाँ, ये सही नहीं है। होनी चाहिए। नहीं फॉस्फोराइलेट करेगा F। चलो 4 पे आओ। In implantation mouse embryos, nuclear localization of YAP in outer cells leads to expression of which gene? ऑक्सफोर्ड ए न्यूक्लियर लोकलाइजेशन ऑफ याप मतलब याप चला गया न्यूक्लियस में, डेड के साथ बाइंड किया एंड देन ऑक्ट4 का स्टार्ट तो ऑक्ट4। चलो 5 नंबर। लॉस ऑफ हिप्पो सिग्नलिंग इन इनर सेल मास वुड लाइकली लीड टू। इनर सेल मास में नहीं हुआ हिप्पो सिग्नलिंग, CDH2 का एक्सप्रेशन हो जाएगा। बी होगा इसका तो ये सब जो क्वेश्चंस देख रहे हो स्टेम सेल से भी रिलेटेड है। ठीक
है हिप्पोसिग्नलिंग जो है वो आपका ये सब स्टेम सेल से रिलेटेड है। चलो ये देखो, इन एन एक्सपेरिमेंट एपिकल पोलैरिटी वाज डिसरप्टेड इन आउटर सेल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू मोस्ट लाइकली ऑब्जर्व? आउटर सेल मतलब ट्रोफोब्लास्ट की बात कर रहा है। But it is disrupted है outer cells. Ma'am, I think B and C is right. बी एंड सी बोथ बी एंड सी, Yes, ma'am. B and हाँ C. दोनों है। क्योंकि आउटर सेल यानी कि ट्रोफोएक्टोडर्म में अगर एपिकल पोलैरिटी खत्म हो गई तो क्या होगा, उसमें हिप्पोसिग्नलिंग स्टार्ट हो जाएगा। हाँ CDX23 तो बोथ बी एंड सी। चलो 7 gap is cytoplasmic in inner cells. LATS1-2 activated in inner cells due to lack of polarity and mechanical tension. सही है, दोनों सही लग रहा है। इनर सेल्स में यानी कि आईसीएम में गैप जो है वो न्यूक्लियस में नहीं जा पाया। अच्छा असर्शन रीजन दे रहा है कि क्योंकि LATS1-2 एक्टिव था हाँ. ड्यू टू लैक ऑफ पोलैरिटी एंड मैकेनिकल टेंशन। मतलब सही है, हाँ ये अब दोनों LATS1-2 एक्टिव है तभी तो तभी मिल तो जा मिल पाया। जा रहा है। ऐसे बोथ है A and R are true and R is false। दोनों सही है। ठीक है, ये A होगा ना, हाँ Naturally. हाँ A होगा।